नमस्कार बच्चों पिछली कक्षा में हमने अव्ययी भाव समास पढ़ा था। आज हम तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। तो आइए देखें तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। सबसे पहले यह जानें, जिस समास में उत्तर पद यानी दूसरा पद, दूसरा शब्द प्रधान होता है यानी प्रमुख होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यहाँ प्रथमा और संबोधन को छोड़कर द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक किसी न किसी विभक्ति का बोध कराता है। कह रहे हैं कि यह कौन यानी तत्पुरुष समास प्रथमा विभक्ति और संबोधन को छोड़कर द्वितीय से लेकर सप्तमी विभक्ति तक किसी न किसी विभक्ति का बोध यानी ज्ञान कराता है। जिस विभक्ति का लोप होता है उसी के नाम पर तत्पुरुष समास होता है। तो आइए देखें कैसे। द्वितीय तत्पुरुष, यहाँ द्वितीय तत्पुरुष हमने नाम दिया तो क्यों दिया, इसके लिए आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि द्वितीय तत्पुरुष के लिए क्या कहा गया है। जहाँ पर समस्त पद का प्रथम पद द्वितीय विभक्ति में होता है और समास के उपरांत उस विभक्ति का लोप हो जाता है तो वह द्वितीय तत्पुरुष होता है। कारक चिन्ह के द्वितीय विभक्ति का चिन्ह आता है विग्रह करने पर और समस्त पद बनने पर उस विभक्ति का लोप हो जाता है। तो किस तरह से, आइए देखें। समस्त पद यहाँ हमने लिखा है, समास विग्रह और अर्थ भी लिखा है साथ में कि विग्रह का अर्थ क्या है या विग्रह कैसे करते हैं और फिर उसको हम संस्कृत में किस तरह से लिखते हैं। जैसे यहाँ पर है सुख प्राप्तः। सुख प्राप्तः क्या है, समस्त पद है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कोई भी चिन्ह दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हमने इसका विग्रह किया तो अगर हमें हिंदी समझ में आएगी इसकी तो हम कैसे करेंगे। सुख प्राप्तः, सुख को प्राप्त। तो आप देख रहे हैं सुख को प्राप्त इसकी हिंदी बनी। तो को क्या है, द्वितीय विभक्ति का चिन्ह है। तो जब द्वितीय विभक्ति का चिन्ह है को, किसको प्राप्त हुआ, सुख को। तो आप यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दें कि यहाँ पर यह भी बताया गया है तत्पुरुष समास में कि जिसका उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रमुख होता है। तो दूसरा पद ही तो यहाँ पर प्रमुख हुआ, प्राप्त हुआ किस सुख को प्राप्त, किसको प्राप्त हुआ, सुख को प्राप्त हुआ। तो सुख में द्वितीय विभक्ति के शब्द रूप का एक वचन में प्रयोग होगा तो क्या आएगा, सुखम। और प्राप्ता वैसे ही लिख दिया हमने, सुखम प्राप्ता। तो इसका क्या हो गया, सुख को प्राप्त। अभी मैंने यहाँ बताया कि पहले हिंदी हमने बनाई तो सुख को प्राप्त, तो को से हमें पता चला कि यहाँ पर सुख में द्वितीय विभक्ति का शब्द रूप आएगा। तो आप देख रहे हैं विग्रह में हमें को का चिन्ह दिखाई दे रहा है यहाँ, लेकिन समस्त पद में नहीं दिखाई दे रहा, उसी चिन्ह का लोप हो गया है। अगला शरणागतः। शरणागतः, अब यहाँ पर भी देख रहे हैं आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको फिर हिंदी में बनाते कि शरण को गया हुआ, शरण को गया हुआ, तो आप देख रहे हैं शरण को आया ना द्वितीय विभक्ति का चिन्ह। तो उसी चिन्ह के कारण हमें शरण में शरणम शब्द द्वितीय विभक्ति का शब्द रूप शरणम लिखा हमने, और गता जैसे वैसे ही गता लिख दिया। तो शरणम गता विग्रह हुआ तो शरण को गया हुआ। तो विग्रह में हमें को का चिन्ह दिखाई दिया और समस्त पद बनने पर को का चिन्ह नहीं दिखाई दिया। इस बात का आप ध्यान रखें। और इसका उत्तर पद यानी दूसरा पद जो है, दूसरा शब्द जो है वह प्रमुख होता है। जैसे यहाँ पर प्राप्ता, गता और यहाँ पर भी गता है, तो यही जो है ये प्रमुख है समास तत्पुरुष समास में। इसी तरह से ग्राम गता, तो गाँव को गया हुआ, तो गांव को ग्रामम और गया हुआ गता है यहाँ पर लिखा। अब तृतीय तत्पुरुष, अब यहाँ पर भी देखें इस तृतीय तत्पुरुष नाम क्यों रखा गया, क्योंकि तृतीय तत्पुरुष में तृतीय विभक्ति के कारक चिन्हों का लोप हुआ है और विग्रह करने पर वह हमें दिखाई देता है। जिस तरह से आपके द्वितीय विभक्ति में था कि जहाँ पर समस्त पद द्वितीय विभक्ति में होते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी है जहाँ पे समस्त पद तृतीय विभक्ति में होते हैं और समास के उपरांत उनकी
उस विभक्ति का लोप हो जाता है। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, तृतीय तत्पुरुष हो जाता है। सब में वही चीज़ है, सिर्फ आपको द्वितीय के स्थान पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर देना है। तो जैसे हमने द्वितीय विभक्ति में एक परिभाषा आपको बता दी, उसी तरह से आप ध्यान रखें कि जहाँ पर समस्त पद का प्रथम पद तृतीय विभक्ति में होता है और समास के उपरांत उसकी उस विभक्ति का लोप हो जाता है, तो वहाँ पर तृतीय तत्पुरुष होता है। तो यहाँ पर तृतीय तत्पुरुष हमने लिखा। यहाँ पर समस्त पद है, समास विग्रह है और अर्थ है। अब देखो यहाँ लिखा हस्तलिखितम, तो हिंदी इसकी बनाई। हस्तलिखितम में आप देख रहे हैं कहीं भी चिन्ह दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हम इसको विग्रह करेंगे तो हस्तलिखितम, हाथ से लिखा हुआ या हाथ के द्वारा लिखा हुआ, तो से और के द्वारा तो आपका तृतीय विभक्ति का ही चिन्ह हुआ ना। तो उस चिन्ह के द्वारा ही हम किसमें, हस्त, यानी इस जो हस्त शब्द है इसमें हम तृतीय विभक्ति का शब्द रूप लगाएंगे तो हस्तेन हुआ। और उत्तर पद हमारा प्रमुख है, तो हमने लिखितम है, लिखितम हमने यहाँ इसी तरह से लिख दिया। तो हस्तेन लिखितम, हाथ के द्वारा लिखा हुआ। इसी तरह से नख भिन्न, तो भिन्न यानी छिन्न भिन्न कर देना। तो ये भिन्ना शब्द तो प्रमुख है, उत्तर पद यानी दूसरा शब्द। और नख भिन्ना तो कह रहे नाखूनों से फाड़ा गया, नाखूनों से फाड़ा गया, तो नाखूनों के द्वारा फाड़ा गया। तो से के द्वारा चिन्ह आया, यहाँ पर समस्त पद में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हमने इसकी हिंदी बनाई तो नाखूनों से फाड़ा गया, तो से तृतीय विभक्ति का चिन्ह है। तो हमने यहाँ पर नाखूनों से, नाखून एक नाखून से तो काम होगा नहीं, तो बहुवचन में है, तो यहाँ पर हमने लिखा नखई, तृतीय विभक्ति का बहुवचन का शब्द रूप लगाया नखई। और उत्तर पद हमने जैसा था वैसे ही रख दिया भिन्न। मास पूर्वा, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या है, मास पूर्वा, पूर्व का अर्थ है पहले। किससे, मास से, महीने से पहले, मास से पहले, तो मास से पूर्व, तो से का चिन्ह आया। मास से पूर्व, तो मास से, मास में हमने तृतीय विभक्ति का चिन्ह लगाया, तो मासेन पूर्वा, इस तरह से विग्रह हुआ। तो बच्चों यहाँ पर आप ये समझ लें, मैं बार बार आपको कहती हूँ कि अनुवाद सीख लें आप। अगर आपको अनुवाद अच्छे से आ जाएगा संस्कृत में करना, तो आपको तत्पुरुष समास समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक तरह से मैं आपको समास के ही नियम बता रही हूँ यहाँ पर भी, कि चिन्ह के द्वारा हमने कैसे मास में तृतीय विभक्ति के शब्द रूप का प्रयोग किया, और हमें यह पता चला कि तृतीय तत्पुरुष समास है। इसी तरह से चतुर्थी है, चतुर्थी तत्पुरुष में भी है बच्चों, वही चीज़ है कि जहाँ पर समस्त पद का पहला पद चतुर्थी विभक्ति में हो और समास के उपरांत उसकी उस विभक्ति का लोप हो जाए, तो वहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी चिन्हों के आधार पर ही यहाँ पर तत्पुरुष समास में द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष ये नाम जो है दिए गए हैं। तो समस्त पद है, समास विग्रह है और अर्थ है। यहाँ पर देख रहे दान पात्रम, तो क्या है, दान तो दान है, पात्रम दान के लिए, पात्र तो यानी बर्तन, या उसी को तो पात्र कहेंगे। तो के लिए का चिन्ह आया यहाँ पर, के लिए के चिन्ह के कारण हमने दान में चतुर्थी विभक्ति का रूप लगाया। अब समस्त पद में तो के लिए चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है ना, लेकिन विग्रह हमने किया तो दानाय पात्रम लिखा, तो दान के लिए, तो देख रहे हैं के लिए का चिन्ह यहाँ आ रहा है। और हमने हिंदी भी साथ साथ बताई कि दान के लिए पात्र, तो हिंदी में तो के लिए चिन्ह साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो के लिए चिन्ह के कारण ये चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह है, तो हमने दान शब्द में चतुर्थी विभक्ति के शब्द रूप का प्रयोग किया, तो दानाय पात्रम रूप बना। अब यहाँ पर भूत बलि दूसरा समस्त पद है, भूत बलि कि भूतों के लिए बलि, तो भूतों के लिए बलि, तो भूतों के लिए चिन्ह चतुर्थी विभक्ति का है, तो भूतों में हमने यहाँ पर क्या लिखा, भूत के लिए बलि। यहाँ पर बच्चों भूत के लिए बलि है, तो यहाँ पर हमने लिखा भूताय, चतुर्थी विभक्ति का यहाँ पर भी शब्द रूप लगाया भूताय बलि। इसी तरह से पुत्र हितम, तो पुत्र के लिए हित। अब आप देख रहे हैं समस्त पद में तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है ना चिन्ह, लेकिन विग्रह में चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो पुत्र के लिए हित, तो के लिए चिन्ह के कारण हमने पुत्र में चतुर्थी विभक्ति का रूप लगाया, तो पुत्राय हितम बना। यहाँ पर हिंदी भी बताई पुत्र के लिए हित।
तो जब हिंदी आपको समझ में इसकी आ जाएगी, एकदम से आप बोलेंगे, तो वहाँ पर आपको चिन्ह का भी पता चल जाएगा कि कौन सा चिन्ह है। उसके अनुसार आप उस समास को बताएंगे कि यह षष्ठी तत्पुरुष है, चतुर्थी तत्पुरुष है, तृतीय तत्पुरुष है, इस तरह से आप बताएंगे। आइए आगे की विभक्तियों में देखें। पंचमी तत्पुरुष। अब यहाँ पर देखिए पंचमी तत्पुरुष है, तो इसमें भी वही परिभाषा आएगी कि जहाँ समस्त पद का प्रथम पद पंचमी विभक्ति में होता है और समास के उपरांत यानी समास होने के बाद उसकी उस विभक्ति का लोप हो जाता है, तो वहाँ पर पंचमी तत्पुरुष होता है। यहाँ पर हमने पंचमी तत्पुरुष यहाँ लिखा। द्वितीय तत्पुरुष में जो हमने आपको बच्चों परिभाषा बताई है, उसी में आप द्वितीय के स्थान पर आपको जो विभक्ति आप आगे बढ़ेंगे उस विभक्ति को आप लिखकर परिभाषा लिख सकते हैं, और नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है। आप उस द्वितीय विभक्ति के तत्व जो परिभाषा हमने दी है द्वितीय तत्पुरुष की, उसे आप ध्यान से समझ लें। सारी परिभाषाएं वही इसमें भी आएंगी। यहाँ पर देखिए आप समस्त पद लिखा है, समास विग्रह है और अर्थ है। अब यहाँ देखिए सिंह भयम, सिंह से भय। आपको एक तरीके आपको मैंने पहले ही बताया कि जहाँ पर किसी से डरा जाता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है, तो अनुवाद का नियम हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर पंचमी तत्पुरुष में भी यही चीज़ है कि अब यहाँ पर सिंह भयम, यहाँ पर से का चिन्ह नहीं दिखाई दिया, लेकिन हमने जब इसका विग्रह किया तो सिंह से भय हमने हिंदी बनाई, सिंह से भय, तो देख रहे हैं आप से दिखाई दे रहा है यहाँ पर चिन्ह, तो यह पंचमी विभक्ति का चिन्ह है। तो हमने इसके कारण जो है क्या लगाया, सिंह में किससे डर है, शेर से ही तो डर है, तो सिंह में हमने पंचमी विभक्ति का रूप लगाया, शब्द रूप लगाया, तो बना सिंहाद। और भयम जो उत्तर पद प्रमुख है वह वैसे ही आ जाएगा, भयम, सिंहाद भयम आया। इसी तरह से अश्वपतिता, तो अश्वपतिता अश्व से गिरा हुआ या अश्व से गिरा, तो क्या हुआ यहाँ पर अलग होने के अर्थ में आ गया, आया कि नहीं। घोड़े से ही तो गिर गया वो, तो घोड़े से अलग हो गया जो भी हो, तो अश्वपतिता यहाँ पर, लेकिन से तो नहीं आया, चिन्ह नहीं दिखाई दिया। हमने विग्रह किया हिंदी में, एक बार हिंदी में इसको बनाया वाक्य, तो अश्व से गिरा हुआ, तो से का चिन्ह आया। तो अश्व में हमने जिससे गिरा है या जिससे कोई वस्तु अलग हुई है, तो जिससे अलग हुई है या उसी में तो पंचमी विभक्ति आएगी। तो हमने यहाँ लिखा अश्वात, पंचमी विभक्ति का शब्द रूप एक वचन में प्रयोग किया अश्वात, और जो हमारा उत्तर पद है यानी दूसरा शब्द है उसको हमने यहाँ लिखा पतिता है। इसी तरह से रोग मुक्ता है, तो क्या कहेंगे इसको, रोग से मुक्त। तो रोग से मुक्त यानी रोग उसके शरीर से रोग अलग हो गया ना, जो उसको कोई परेशानी थी वह दूर हो गई, तो यहाँ भी अलग होने के अर्थ में हुआ। तो यहाँ पर भी हम रोग में पंचमी विभक्ति के का शब्द रूप एक वचन में लगाएंगे, तो रोगाद मुक्ता है, इस तरह से शब्द बना। आइए बच्चों अब षष्ठी तत्पुरुष देखें। षष्ठी तत्पुरुष में यहाँ पर देख रहे हैं आप समस्त पद लिखा है, समास विग्रह है और अर्थ है, और आपको वही परिभाषा है कि जहाँ पर समस्त पद का पहला पद षष्ठी विभक्ति में हो और समास होने के बाद उसकी उस विभक्ति का लोप हो जाए, वहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर देवपति, तो देवताओं का पति हमने विग्रह किया। अब आप देख रहे हैं देवपति में तो कहीं भी नहीं दिख रहा है ना कोई चिन्ह, लेकिन हमने जब हिंदी इसकी बनाई तो देवताओं का पति, तो का आप देख रहे हैं हिंदी में हुआ का यहाँ चिन्ह है, तो इस का चिन्ह जो है षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है, तो देवता बहुत सारे हो गए। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, देवा नाम, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का रूप लगाया देवा नाम, और उत्तर पद जो कि हमारा प्रमुख है कौन सा है, वह पति ही है, उसे हमने जैसा था वैसे ही यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद देव मंदिरम, तो क्या कहेंगे, देवता का मंदिर, तो देवता का मंदिर, यहाँ पर तो का चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हमने हिंदी में विग्रह किया तो देवता का चिन्ह, तो यहाँ पर का चिन्ह आया। इस का के चिन्ह के कारण हमने यहाँ पर देवता में षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप लगाया था देवस्य, और मंदिरम हमारा जैसे था हमने वैसे यहाँ लिख दिया, देवस्य मंदिरम रूप बना, विग्रह हुआ इस तरह से। इसी तरह वेदाध्यापक, तो क्या हुआ, वेद का अध्यापक, वेद का अध्यापक शब्द बनाया हमने, तो का षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है, तो अध्यापक किसका है, वेद का है, तो वेद में हमने षष्ठी विभक्ति के एक वचन का रूप लगाया वेदस्य और अध्यापका। यहाँ पे आ जो है दा के साथ जो आ की मात्रा हो यहाँ पर इसके साथ मात्रा के रूप में प्रयोग किया गया है,
तो अध्यापक शब्द हमने यहाँ पर उसी तरह से लिखा, तो लिखा अध्यापका, वेदस्य अध्यापका, इस तरह से लिखा। अगला है बच्चों सप्तमी विभक्ति, सप्तमी तत्पुरुष। तो यहाँ पर भी आपको वही जो द्वितीय विभक्ति द्वितीय तत्पुरुष में हमने जो परिभाषा लिखी वही है कि जहाँ पर समस्त पद का प्रथम पद यानी पहला शब्द सप्तमी विभक्ति में होता है और समास के उपरांत उसकी उस विभक्ति का लोप हो जाता है, तो वहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, समस्त पद लिखा है, समास विग्रह और अर्थ है, तो युद्ध निपुणा। अब यहाँ पर तो आपको सप्तमी विभक्ति का चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है ना, लेकिन हम इसको कहेंगे युद्ध निपुणा यानी युद्ध में निपुण। तो में कौन किसका चिन्ह है? सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है। तो देखिए आप, में यहाँ पर युद्ध में निपुण, हमने जब हिंदी इसकी बनाई तो युद्ध में निपुण बना, तो में सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है, तो हमने युद्ध शब्द में सप्तमी विभक्ति के एक वचन का प्रयोग किया, तो क्या बना? शब्द रूप यहाँ पर हमने लिखा सप्तमी विभक्ति के एक वचन में युद्धे, और उत्तर पद यानी ये जो निपुणा शब्द वह प्रमुख है, उत्तर पद तो प्रमुख, इस शब्द को हमने निपुणा जैसे था वैसे ही लिख दिया। इसी तरह से कार्य कुशला, तो कार्य में कुशल, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं में का चिन्ह आया, तो में के चिन्ह के कारण हमने यहाँ पर कार्य में सप्तमी विभक्ति के एक वचन का प्रयोग किया, तो कार्य लिखा, उसके बाद कुशला लिखा। अगला शब्द अक्ष शौंडा, अक्ष में मदमस्त, अक्ष क्या है? चौरस, चौरस आप चौसर, अक्ष का अर्थ है चौसर। चौसर तो आप लोग जानते ही हैं, कभी आपने महाभारत का सीरियल देखा हुआ तो उसमें चौसर खेलने बैठे थे ना पांडव और कौरव, तो वही चौसर। तो अक्ष में मदमस्त यानी चौसर में मदमस्त, तो में का चिन्ह यहाँ भी आया, तो अक्ष में हमने सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का रूप लगाया, तो अक्षेषु शौंडा रूप बना। तत्पुरुष समास में द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति के कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, और उन चिन्हों के आधार पर ही हम यहाँ पर तत्पुरुष समास में द्वितीय तत्पुरुष उसके द्वितीय के चिन्ह के अनुसार रखते, द्वितीय विभक्ति के चिन्ह के अनुसार उसका नाम रखा। इसी तरह तृतीया का चिन्ह है तो तृतीय तत्पुरुष रखा, चतुर्थी का है तो चतुर्थी, पंचमी का है तो पंचमी। इसी तरह से षष्ठी और सप्तमी में भी अगर जिसका चिन्ह आया उसी चिन्ह के आधार पर हाँ जो है तत्पुरुष समास में द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष नाम रखे गए। तो बच्चों आज मैंने आपको तत्पुरुष समास पढ़ाया और समझाया, आशा करती हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। इस कार्य को बच्चों आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे और याद भी करेंगे, और वीडियो देखते हुए बार बार समझने की कोशिश करेंगे कि मैंने इसमें क्या समझाया है आपको। इसी उम्मीद के साथ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।